ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। रवीश कुमार का वीडियो देखिए, ईरान को लेकर क्या बातें बताई इस वीडियो में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, उस पर और जोर से हमला करेंगे और हमला अभी 2 से 3 हफ्ते जारी रहेगा। राष्ट्र के नाम संदेश में ट्रंप ने अपना संदेश पढ़ा है या इसराइल का? चर्चा ट्रंप के भाषण की हो रही है, मगर हैरानी की बात है कि उनके भाषण के हर बड़े दावे के जवाब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने 6 घंटे पहले ही दे दिया था। अमेरिका की जनता के नाम लिखे अपने पत्र में पेजेश्कियान ने परमाणु से लेकर प्रॉक्सी के सवाल पर जवाब दे दिया है। इसका मतलब है ईरान ठीक से जान गया है ट्रंप क्या बोलने वाले हैं। ट्रंप ईरान को नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन ईरान उनके दिमाग को बहुत पहले पढ़ने लगा है। ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने का मतलब है युद्ध भयंकर होगा। अब तबाही की चिंता नहीं की जाएगी और यह किसी भी दिशा में जा सकता है। Very shortly, we're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. स्टोन एज में पहुंचा देने की हद तक अमेरिका के लड़ने का यही मतलब है कि वह अपनी सेना, अपने हथियार, बारूद सब झोंक देगा। ट्रंप के भाषण के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान युद्ध, बातचीत और युद्ध विराम के इस क्रूर चक्र को बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर से उसी पैटर्न को नहीं दोहराएगा। यह युद्ध ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके और उससे आगे तक बर्बादी का कारण बन गया है। जब तक अमेरिका और इसराइल का हमला चल रहा है, ईरान अपनी लड़ाई जारी रखेगा। ट्रंप ने एक बार भी बातचीत का जिक्र नहीं किया, जिसकी घोषणा उन्होंने 23 मार्च को की थी। उसके बाद सबकी नजरें पाकिस्तान की तरफ गईं। अब उस बातचीत का पता नहीं, न 6 अप्रैल की डेडलाइन का कि तब तक ईरान के एनर्जी प्लांट पर हमला होगा या नहीं। वेनेजुएला के हमले के बाद 5 जनवरी को ट्रंप के समर्थक और सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ट्रंप के हाथ में टोपी देखिए, लिखा है मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब कह रहे हैं ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। उस समय ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे, तब ट्रंप ईरान में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, अब स्टोन एज लाना चाहते हैं। यह टोपी दुनिया को पहनाई जा रही है, बल्कि जिसे पहनाई जा रही है उसी से पैसे भी लिए जा रहे हैं। इसकी कीमत $30 है। खरीदने वाले भी ट्रंप के सपोर्टर ही हो सकते हैं। ईरान को लेकर अमेरिका की नीति को आप ट्रंप के एक भाषण से जज मत कीजिए। ईरान को निगल जाने का लंबा प्लान है। उस पर कभी प्रतिबंध के सहारे काम होता है, तो कभी न्यूक्लियर डील और कभी डील रद्द करने के नाम पर पहल की जाती है। कभी डेमोक्रेसी लाने तो कभी बमबारी करने और लीडरशिप खत्म कर देने के नाम पर ईरान को निगलने का यह प्रोजेक्ट कदम दर कदम बढ़ता जा रहा है। ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देने की बात इसराइल और खाड़ी के उन देशों को खुश कर सकती है जो ईरान को बर्बाद देखना चाहते हैं, मगर ट्रंप ने खाड़ी के देशों की भी टोपी उछाल दी है। बात करेंगे इसी वीडियो में। ट्रंप 28 फरवरी से ही ईरान को स्टोन एज में पहुंचा रहे। 5 हफ्ते में नहीं पहुंचा पाए, इसके लिए उन्हें 2 से 3 हफ्ते और चाहिए। स्टोन एज मतलब 33 लाख साल पहले का पाषाण युग, 33 लाख साल से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का समय, जब इंसान गुफाओं में रहता था, शिकार से पेट भरता था। ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देने की जिद खाड़ी के देशों को भी किसी दूसरे युग में पहुंचा देगी। स्टोन एज का मतलब है अब अमेरिका ईरान के एनर्जी प्लांट पर भी हमला करेगा। इसराइल ईरान के स्टील प्लांट और दवा बनाने की फैक्ट्री पर हमला कर चुका है। अगर एनर्जी प्लांट को टारगेट किया गया तो जवाब में ईरान भी खाड़ी के देशों के वाटर प्लांट और एनर्जी प्लांट पर हमला करेगा। तब क्या होगा? लेकिन उससे पहले एक सूचना, जब दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं, तब सबसे जरूरी सवाल यही कि अगर अचानक कुछ बदल जाए तो क्या आपका परिवार फाइनेंशियली सुरक्षित रहेगा? इसीलिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ एक पॉलिसी की तरह नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह देखना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार को उस समय सपोर्ट देता है जब किसी वजह से आपकी आमदनी रुक जाए। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस उस समय काम आता है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आपकी बचत पर सीधा असर डालने लगे।
400 से 500 रुपए प्रति महीने के प्रीमियम के साथ आप अपने परिवार के लिए यह सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। होम लोन, महीने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अपने भविष्य को संभालने के लिए इसकी मदद ले सकते हैं। आप युद्ध और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परिवार की सुरक्षा की प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इंश्योरेंस को टाल रहे थे तो अब मत टालिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप दोनों इंश्योरेंस के लिंक देख सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। आप जो भी फैसला करें अपने विवेक से करें। तो हम बात कर रहे थे ट्रंप की। युद्ध के बाद तीसरी बार उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया, लेकिन उनके भाषण से पहले ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने अमेरिकी जनता के नाम अपने पत्र में सब कुछ लिख दिया कि मासूम बच्चों का नरसंहार, कैंसर के इलाज के अस्पताल पर बमबारी करना या किसी देश पर बमबारी करना, उसे स्टोन एज में पहुंचा देने का दंभ भरना, इन सब का क्या कुछ भी मतलब हो सकता है, सिवाय इसके कि दुनिया में अमेरिका की जो हैसियत रही है उसे नुकसान पहुंच रहा है। ट्रंप को अपना भाषण देने से पहले कम से कम पेजेश्कियान का पत्र पढ़ लेना चाहिए था और कुछ अलग बोलना चाहिए था। ईरान के राष्ट्रपति का यह पत्र बता रहा है कि ईरान ट्रंप के झांसे में नहीं आया। वह अमेरिका के बयानों का पैटर्न पहले से बता सकता है। इसीलिए 23 मार्च के बाद से ईरान ने कई बार कहा ईरान बातचीत में शामिल नहीं है, क्योंकि वह अमेरिकी हमले का सामना अब भी कर रहा है। अगर इस दौरान अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली है, हमले की अलग तैयारी की है, तो ईरान भी बैठा नहीं रहा होगा। ट्रंप अपनी हताशा छुपाकर ईरान को बर्बाद करने का इरादा दिखा रहे हैं। इस चक्कर में भले अमेरिका बर्बाद हो जाए, उन्हें परवाह नहीं, इसकी भी नहीं कि उनके मित्र खाड़ी देशों का क्या होगा। अमेरिका की जनता के बारे में कह चुके हैं, उसे पेट्रोल के $4 प्रति गैलन के रेट से फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में मेडिकल बिल पर क्या असर पड़ेगा, कोई परवाह नहीं। और खाड़ी के देशों के बारे में ट्रंप ने कह दिया अब अमेरिका को उनकी जरूरत भी नहीं। अमेरिका उनके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बन चुका है। We're now totally independent of the Middle East, and yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. खाड़ी के देशों को लगा होगा वे अपने पैसे से दुनिया खरीद लेंगे, लेकिन ट्रंप ने बता दिया उनका तेल, उनका पैसा अब अमेरिका के किसी काम का नहीं रहा। वे खाड़ी के देशों की चिंता में युद्ध को नहीं रोकना चाहते। उनकी चिंता यह भी नहीं कि खाड़ी के तेल और गैस पर निर्भर भारत जैसे देश की जनता, उसका क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फ्रेंड से अपील करना भी इन दिनों बंद कर दिया है। ट्रंप कहे जा रहे हैं अमेरिका के पास तेल और गैस का सबसे बड़ा भंडार है और इसमें वेनेजुएला का भंडार भी जुड़ गया है। आप ट्रंप के सामने यह तथ्य नहीं रख सकते कि अमेरिका कैसे नंबर 1 हो गया। उसका स्थान तो 8वां या 9वां बताया जाता है। तेल भंडार के मामले में वेनेजुएला दुनिया में सबसे आगे है और ट्रंप कह रहे हैं उसका नंबर अमेरिका के बाद आता है। ट्रंप ने दुनिया से कहना शुरू कर दिया है उनके पास बहुत तेल है, गैस है, आकर खरीदो। जिस तेल के भंडार के दम पर खाड़ी के देशों ने अपना स्वाभिमान बनाया, ट्रंप उनकी भी हैसियत बता रहे हैं कि ये अब उनके लिए कुछ भी नहीं। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. ट्रंप का यह बयान एक तरह से ऐलान कर रहा है कि तेल और गैस इंपॉर्टेंट हैं, मगर खाड़ी का तेल और गैस नहीं। इस एक महीने में ट्रंप ने तेल और गैस के बाजार में अमेरिका की दुकान सेट कर दी। ट्रंप ने अपने समर्थकों और उन तमाम एक्सपर्ट को 3 हफ्ते के लिए मुक्त कर दिया जो घड़ी घड़ी उनके बयानों को पढ़कर अंदाजा लगा रहे थे कि युद्ध रुकने वाला है और मार्केट चढ़ने वाला है। मार्केट को लेकर भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान मार्केट बहुत नीचे नहीं गिरा है, बल्कि कई बार ऊपर भी गया है। भारत में बाजार खुलते ही पहले घंटे में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए हवा हो गए। कच्चे तेल का भाव जो 1 अप्रैल को $100 प्रति बैरल से नीचे चला गया था कि ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने वाले हैं। अब युद्ध में बने रहने की घोषणा सुनकर
6% बढ़ गया। अगर 3 हफ्ता युद्ध जारी रहा तो सेंसेक्स और निफ्टी में निवेश करने वाले लोग अपना घर बेचकर गुफाओं में रहने लगेंगे, स्टोन एज में। I must congratulate Prime Minister Modi in English. He may have failed to assess how this war is going to look like, but he was such a visionary man that he showed our great nation what a cave looks like, what a stone age felt like. Stone age की बात ट्रंप से पहले मोदी ने की और उन्होंने लाइव कैमरों के सामने इसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया। भारत को चाहिए उस गुफा को प्रिजर्व करे, मॉडल गुफा घोषित करे। सारी दुनिया को तबाही में फंसाकर ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका के लोगों से कि आपके बच्चों और उनके बच्चों के लिए यह सच्चा निवेश है। This is a true investment in your children and your grandchildren's future. आप सभी से अपील है कि स्टोन एज के सामान जुटाना शुरू कर दें। पता नहीं कब साइकिल और मिट्टी के चूल्हे की जरूरत पड़ जाए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हाहाकार मचा है। अगर हीलियम अस्पतालों में नहीं पहुंचा तो एमआरआई मशीन कैसे काम करेगी? इसकी चिंता अब ट्रंप पर छोड़ दीजिए। ट्रंप युद्ध को खेल समझने लगे हैं। व्हाइट हाउस की आध्यात्मिक सलाहकार ने ट्रंप की तुलना ईसा मसीह से करते हुए कहा, ईसा मसीह की तरह ट्रंप भी फिर से खड़े हुए मौत को हराया, दुश्मनों को परास्त किया। भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल और परमात्मा का भेजा हुआ कहा, लेकिन पीछे हट गए। यहां गुफा के मामले में मोदी से पीछे रह गए ट्रंप, आगे निकल गए और लॉजिक की सारी सीमाओं को पार करते हुए ट्रंप को अवतार घोषित किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने इस वीडियो को अपलोड किया मगर बाद में डिलीट कर दिया गया। Jesus taught us so many lessons through his death, burial, and resurrection. He showed us great leadership. Great transformation requires great sacrifice. And Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. ट्रंप से अपील की जा रही थी कि वे युद्ध से निकल जाएं। समझाया जा रहा था, लिखा जा रहा था कि ईरान ने अमेरिका की हालत खराब कर दी है, लेकिन ट्रंप युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। उनके ईगो का तब क्या होगा जिस अमेरिका को वो फिर से सुपर पावर बना देने का दावा करते हैं, उसे युद्ध के मैदान से भागना पड़े तो ट्रंप खुद को किंग कैसे बताएंगे? इसलिए ट्रंप डटे रहेंगे। इसके लिए उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कई सारी कहानियां बनाई। उन्हें पता है उनकी कहानी में किसी को यकीन नहीं, मगर वे अपनी कहानी सुनाते रहे, बनाते रहे, कहते रहे कि अमेरिका की जनता, अमेरिका की सेना की बहादुरी देख रही है। ऐसे में युद्ध से कैसे वापस आ सकते हैं? Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. ट्रंप की राय में अमेरिका ने इस युद्ध में शानदार प्रदर्शन किया है। उसकी सेना कमजोर नहीं पड़ी है, जबकि सच्चाई कुछ और है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि खाड़ी के देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर उनकी सुरक्षा के लिए डिफेंस का सिस्टम नहीं बचा तो उन्हें होटल जाना पड़ा। सैनिकों को होटल में ठहराना युद्ध के नियमों के खिलाफ है। जिसके सैनिक युद्ध के मैदान में जाकर आम लोगों के पीछे छिप रहे हों, उसके कमांडर एंड चीफ ईरान को स्टोन एज में पहुंचाना चाहते हैं। अमेरिका को मरम्मत के नाम पर अपने युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड को वापस ले जाना पड़ा। दूसरे देशों से युद्धपोत मांगने की नौबत आ गई। अमेरिका के कई लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गए, क्रैश हो गए। ध्यान से देखिए तो उसी भाषण में ट्रंप एक बात यह भी कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलों के बारे में उन्हें पता नहीं था कि इतनी दमदार है, लेकिन जब पता चल गया तो उन्हें भी नष्ट कर दिया गया है। अब पता चल जाने की बात को नोट कीजिए। क्या ट्रंप ने इन 2 हफ्तों में अपनी रणनीति बदली है? अपने बयानों में सबको उलझाया, अपनी सेना की तैनाती और टारगेट को इस बीच अरेंज किया। ट्रंप एक तरफ कहते हैं ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे, उसकी वायुसेना, नौसेना, मिसाइलों की क्षमता खत्म कर दी गई है, फिर उसे स्टोन एज में पहुंचाने के लिए और 3 हफ्ता क्यों चाहिए?
ट्रंप की रणनीति इस भाषण से उजागर नहीं हुई। इतना तो साफ है, यह भी साफ साफ नहीं कहा कि अब उनकी सेना ईरान पर जमीन से अटैक करेगी। कितनी रिपोर्ट छप गई, अमेरिका से सैनिक भेजे जा रहे हैं। इनकी संख्या 6 से 7 हजार बताई जा रही है, जबकि पहले से 30 हजार से अधिक सैनिक वहां हैं। फोटो वीडियो जारी किए गए, मगर ट्रंप लगता है अभी भी जमीन के रास्ते अटैक का हौसला नहीं कर पा रहे। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में जमीनी कार्रवाई का नाम नहीं लिया। इतना कहा, और भी खतरनाक हमले होंगे। ट्रंप के अनुसार अगर ईरान का एयर डिफेंस 0 हो गया है तो ईरान पर अभी भी हवाई हमला क्यों हो रहा? जब आसमान जीत लिया तब जमीन के रास्ते ईरान में प्रवेश कर जाना चाहिए। ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की बात से ऐसा लगता है ट्रंप अभी कुछ दिन हवाई हमलों पर ही भरोसा करने वाले हैं। For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents. This situation has been going on for 47 years and should have been handled long before I arrived in office. मुद्रा दहाड़ने की थी, मगर ट्रंप दहाड़ नहीं पाए। अपनी जनता को नहीं बता पाए कि 1 साल के भीतर ईरान पर दोबारा हमला क्यों किया गया। 3 दशक पुरानी घटनाओं का हवाला देने लगे कि ईरान ने ये किया वो किया, इसलिए हमने ये किया वो किया। यहां भी पेजेश्कियान ने अपने पत्र में 1953 की घटना याद दिलाई कि कैसे अमेरिका ने ईरान में लोकतंत्र को पलट दिया, गला घोंट दिया। मुझे तो लगता है ट्रंप का भाषण ईरान में लीक हो गया होगा। ट्रंप साहब 1983 में बेरूत में धमाके की बात करने लगे जब 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले की मिसाल देने लगे, लेकिन उसके जवाब में 2 साल तक इसराइल गजा पर बमबारी करता रहा, ईरान से नहीं उलझा। ईरान ने भी हमास को बचाने के लिए गजा को लेकर इसराइल से लड़ाई नहीं की। हमास को ट्रंप ने साफ साफ ईरान से नहीं जोड़ा। हमास से तो ट्रंप ही बात करते रहे हों। उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद हमास से बातचीत कैसे शुरू हो गई? 2 साल बाद हमास ने उसी गजा से इसराइल के बंधकों को रिहा भी किया, जिस गजा पर इसराइल 2 साल तक बम गिराता रहा और आज भी गिरा रहा है। तो ट्रंप बेरूत बॉम्बिंग का हवाला देकर हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी बता रहे हैं। यह बात तो दुनिया जानती है। तो इसी बात को लेकर 1 साल पहले अमेरिका 12 दिनों में युद्ध खत्म कर क्यों वापस लौट गया? तभी स्टोन एज में पहुंचा देता। एक तरफ ट्रंप ईरान की प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं, तो ईरान भी अमेरिका को इसराइल का प्रॉक्सी बता रहा है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को लगता है कि इसका भी अंदाजा हो गया था कि ट्रंप प्रॉक्सी की बात करेंगे। इसीलिए उनके भाषण के कई घंटे पहले पेजेश्कियान ने अमेरिकी जनता को लिख दिया और प्रॉक्सी का काउंटर भी दिया। पेजेश्कियान ने लिखा है कि क्या यह सच नहीं कि इस युद्ध में अमेरिका इसराइल के प्रॉक्सी के रूप में शामिल हुआ है? वह इसराइल के रेजिम के हाथों मैनिपुलेट हुआ है। क्या यह सच नहीं कि इसराइल ईरान के खतरे का झूठ खड़ा कर फिलिस्तीन में किए गए अपराधों से पूरी दुनिया का ध्यान हटाना चाहता है? क्या यह साफ नहीं कि इसराइल चाहता है कि अमेरिका के आखिरी सैनिक और टैक्स पेयर के अंतिम डॉलर तक ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रहे? इसराइल चाहता है कि उसके वहमों का बोझ ईरान, इस पूरे इलाके और अमेरिका पर लाद दिया जाए ताकि उसके अवैध लक्ष्य की लड़ाई चलती रहे। युद्ध में बने रहने का फैसला इसराइल का है या अमेरिका का? युद्ध के दौरान इसराइल के साथ कुछ समय के लिए दूरी दिखने का भ्रम पैदा हुआ, मगर अब दोनों साफ साफ करीब नजर आ रहे हैं। क्या अमेरिका के हुक्मरान इसराइल के डर से युद्ध से पीछे नहीं हट पा रहे हैं? अमेरिका के पत्रकार टकर कार्लसन, ट्रंप के समर्थक, युद्ध के बाद से इसराइल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग जितना समझते हैं अमेरिका इसराइल के साथ उससे कहीं ज्यादा बंधा हुआ है। अमेरिकी सरकार के हर स्तर पर इसराइल के सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधि घुसे हुए हैं। पेंटागन और CIA में भी मौजूद हैं। लोगों को इसराइल से डर लगता है और इसराइल और स्पेन जैसे देश में यही तो फर्क है। किसी को नहीं लगता अगर अमेरिका ने
स्पेन को मदद देना बंद किया तो स्पेन उन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इस्राएल के मामले में सबको डर लगता है वह उन्हें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है कुछ लोग इस बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते हों, लेकिन वॉशिंगटन में काम करने वाले लोगों को इस बात का डर है। अमेरिकी पॉलिसी के हर लेवल पर लोगों को इस्राएल का डर है। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले ट्रंप के काउंटर टेररिज्म विभाग के निदेशक के पद से इस्तीफा देने वाले जो केंट ने भी कही, और उन्होंने यही बात टकर कार्लसन से कही। उन्होंने ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के प्रयास और चार्ली कर्क की हत्या का हवाला देते हुए कहा, हो सकता है ट्रंप को यह लगने लगा हो कि उनके पास कोई विकल्प नहीं। इस हमले से उन्हें संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि वे भी सुरक्षित नहीं हैं। ये सब बातें अमेरिका में चल रही हैं। बड़ी बात है, ट्रंप ने अभी तक टकर कार्लसन का वीडियो डिलीट नहीं करवाया है। ट्रंप को वीडियो डिलीट करवाने की तकनीक मोदी सरकार से तुरंत सीख लेनी चाहिए। ईरान का उदाहरण सबके सामने, जो भी बातचीत में शामिल होता है उसकी हत्या हो जाती है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री और बातचीत में शामिल कमाल खराजी पर हमला हुआ, इसमें उनकी पत्नी की मौत की खबर है। खराजी के बारे में रिपोर्ट हुआ है कि वे पाकिस्तान से बातचीत में शामिल थे, जेडीवान से मुलाकात कर सकते थे, फिर उन पर हमला क्यों हुआ? ट्रंप ईरान को दुश्मन बताने के लिए अमेरिका की जनता के सामने उन्हीं बातों को दोहराए जा रहे हैं। वे इसकी सफाई नहीं दे पाए। जब 1 साल पहले ईरान पर हमला हुआ तब उन्होंने दावा किया परमाणु क्षमता उसकी खत्म कर दी गई, तो अब क्यों किया गया? परमाणु समझौते को लेकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने पत्र में लिखा है, ईरान ने बातचीत की, सहमति पर पहुंचा और अपने सारे कमिटमेंट पूरे किए। उस सहमति से पीछे लौटना, टकराव को बढ़ावा देना और बातचीत के बीच में 2-2 बार हमला करना अमेरिका का फैसला था, विनाशकारी फैसला जो अमेरिका की सरकार ने एक विदेशी आक्रांता के वहमों के बहकावे में आकर लिया। कमाल है, ट्रंप का भाषण और पेजेश्कियान का पत्र। 6 घंटे पहले आए इस पत्र में ट्रंप के भाषण का जवाब पहले से दिया गया है। ईरान को लेकर स्टोन एज में पहुंचाने से पहले ट्रंप को एक काम करना चाहिए, ईरान को लेकर अपना भाषण अब बदल लेना चाहिए। ईरान क्या करेगा इसका डर पैदा कर उस पर बमबारी नहीं की जा सकती। ट्रंप इसका जवाब नहीं दे सके, अभी हमला क्यों किया? बजाय इसके 50 साल से लेकर 2 साल पहले की घटनाओं का जिक्र करने लगे। पेजेश्कियान ने अमेरिका की पब्लिक के नाम लिखे पत्र में कहा है, ईरान ने अपने आधुनिक इतिहास में कभी भी हिंसा, विस्तारवाद, औपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म या वर्चस्व का रास्ता नहीं चुना। ईरान किसी के लिए खतरा है, यह ताकतवर लोगों की सियासी और आर्थिक मनमानी से बनाया हुआ नजरिया है। ईरान ने जो भी जवाबी हमले किए हैं, आत्मरक्षा में उठाए गए जायज कदम है। ईरान के लोगों की अमेरिका, यूरोप या उसके पड़ोसी देशों के आम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। ट्रंप के राष्ट्र के नाम संदेश से कुछ बातें साफ हो गई। अमेरिका के लिए होर्मुज का बंद रहना या खुल जाना ईगो का सवाल नहीं रहा। उस जगह पर अमेरिका ने फिलहाल के लिए हार मान ली है। ट्रंप कह रहे हैं पाषाण युग में पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक भी फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबार लिख रहे हैं कि होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल ने यह संदेश दिया है, युद्ध के बाद वो और भी ताकतवर हो जाएगा। ईरान की सेना ने साफ कर दिया, होर्मुज पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है और अमेरिका के दबाव में किसी के लिए रास्ता नहीं खोला जाएगा। अमेरिका ताकतवर देश है, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, कमजोर हो गया। इन 3 हफ्तों में वह अपनी ताकत का फिर से प्रदर्शन करना चाहेगा। अगर नहीं कर पाया तो ट्रंप की बहुत फजीहत होगी। ईरान के सामने भी चुनौती है, क्या वह इन 3 हफ्तों में अमेरिका को पहले 5 हफ्तों की तरह रोक पाएगा? खाड़ी के देशों पर हमला बढ़ सकता है। इस दौरान उनके भीतर अमेरिका ने इंटरसेप्टर की तैनाती बढ़ाई है या नहीं, उसका भी पता चलेगा। ईरान दबाव में आएगा तो होर्मुज को पूरी तरह बंद भी कर सकता है। ईरान ने कहा वह खाड़ी के देशों को अपना दुश्मन नहीं मानता, उनके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, समस्या यह है कि अमेरिका और इस्राएल उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं।
यह एक गैर कानूनी युद्ध है जो ईरान के लोगों पर थोप दिया गया। हमारे पास कड़े जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं है। यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। ईरान के साथ खाड़ी के देश स्टोन एज में पहुंच गए तो भारत भी किसी और एज में पहुंच जाएगा। खाड़ी के देशों में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उसके तेल और गैस के भंडार पर पूरा भारत निर्भर है। भारत में खबरें चल रही हैं कि दिल्ली से ही आम लोग गांव लौट रहे हैं क्योंकि वे खाना नहीं बना पा रहे, ना बेच पा रहे। सड़कों पर गैस सिलेंडर से चलने वाली दुकानें कम हो रही हैं। इस मोड़ पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी से पूछा जा सकता है, जब युद्ध से पहले इस्राइल गए और हर हाल में इस्राइल के साथ खड़े रहने का वादा किया, तो क्या उन्हें इसकी जानकारी थी कि युद्ध का असर क्या होगा? अगर थी तो उन्होंने गैस और तेल को लेकर पहले से क्या प्लान किया? या खाड़ी के देशों को ट्रंप या नेतन्याहू 2 महीने तक युद्ध के मैदान में बदल देंगे? क्या उन्हें कुछ भी इसके बारे में बताया गया था? पता था तो उन्होंने भारत के लिए समय क्यों नहीं मांगा? यह सब सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर भारत में पूछने का माहौल और माध्यम बना हुआ है, तब लोगों के फेसबुक, इंस्टा पेज बंद किए जा रहे हैं। सरकार यूट्यूब वीडियो के पीछे भी पड़ने लगी है। भारत के लोग सिलेंडर और वीडियो को बचाने की लड़ाई में ही उलझे हैं। यह बड़ा संकट है कि पत्रकार को मीडिया में नौकरी नहीं दी जा रही और अपने दम पर चैनल बना लेता है तो उसे बंद किया जा रहा है। इस संकट का सामना एकजुट होकर करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री को भी अपील करनी चाहिए कि अगर उनकी सरकार किसी आजाद पत्रकार का गला दबाए, उसके चैनल को बंद कर दे, पेज को बंद कर दे, तो आप जनता उसका एकजुट होकर विरोध कीजिए। हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।